नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। उसमें से मैंने पहला लेसन मैं पूरा डाल चुका हूं और दूसरे लेसन में एक वीडियो मैंने डाला है और अपन उस वीडियो के अंदर खिलजी वंश तक बात कर चुके हैं। तो चलिए आज अपन बात करेंगे खिलजी वंश की, आगे से स्टार्ट करेंगे। तो उससे थोड़ा सा मैं बैक चलता हूँ, सुने। खिलजी वंश अगर बात करें तो खिलजी वंश से पहले एक वंश आता है जिसका नाम है इल्वरी वंश। और इस इल्वरी वंश का अंतिम शासक का नाम था क्यूमर्स। इस क्यूमर्स का 1290 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। इसने इसका क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। और खलीफा घोषित करने के बाद में यानी खिलजी वंश भारत के अंदर खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, पीछे की थोड़ी सी कहानी मैंने बताई है। खिलजी वंश से पहले भारत के अंदर वंश था इल्वरी वंश। इस इल्वरी वंश के अंतिम शासक का नाम था क्यूमर्स। और क्यूमर्स का 1290 में वध हो जाता है। और वध करता कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी करने के बाद में अपने आप को खलीफा घोषित करता है। और खलीफा घोषित करने के बाद में यानी अपने भारत के अंदर खिलजी वंश की स्थापना करता है। अब यहाँ पे खिलजी वंश आ जाता है भारत के अंदर और इस खिलजी वंश के बारे में अपन बात करेंगे। खिलजी वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना करता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन जो खिलजी है ये रहता है आपका 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी जो व्यक्ति है इसका दामाद कह सकते हो या फिर इसका उत्तराधिकारी जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 ईस्वी। और इसका दामाद जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, उत्तराधिकारी था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इलाहाबाद के अंदर इस जलालुद्दीन खिलजी की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद में अपने आप को क्या कर देता है? खलीफा घोषित करता है। तो यहां पे शासक कौन आ जाता है भाई? अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। देखो यहां से खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 और दामाद उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसकी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देता है इलाहाबाद के अंदर धोखे से और अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है। अब आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को जैसे ही खलीफा घोषित करता है, इस खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए क्या करता है?
एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन। तो आप मत सोचना कि ये कोई सेंटेंस है, ये एक उपाधि है जिसका नाम है यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन। इसका पूरा नाम है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए अपने आप को एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन। खिलजी वंश के अगर अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना उल्लेख कह सकते हो या अपना नाम सिक्कों पर खुदवाया, और सिक्कों पर किस नाम से खुदवाया था? द्वितीय सिकंदर के नाम से। तो यह भी याद रखोगे, खलीफा सत्ता को मान्यता देते हुए उपाधि धारण की थी, अपना नाम सिक्कों के ऊपर द्वितीय सिकंदर के रूप में खुदवाया था। इसने गुजरात अभियान किया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। गुजरात सैन्य अभियान यानी गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था, सैन्य अभियान किया था। और गुजरात सैन्य अभियान जब किया तब उसे एक व्यक्ति की सहायता मिली जिसका नाम था मलिक काफूर। और इस मलिक काफूर की सहायता से ही इसने दक्षिण में प्रवेश किया। जैसे दक्षिण में प्रवेश किया तो दक्षिण के अंदर एक जगह आती है देवराय, और एक जगह का नाम है होल राय है, ये होल राय। इन दोनों के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। तो यहां पे दो चीज याद रखोगे, एक तो गुजरात अभियान सैन्य अभियान किया था, मलिक काफूर का सहायता मिली थी, दक्षिण इसकी सहायता से दक्षिण भारत के अंदर ये प्रवेश करता है, दक्षिण के अंदर प्रवेश करता है। और देवराय व होल राय की इसने इन दोनों के ऊपर आक्रमण कर इसको भी जीता था। इसने विद्रोह नियंत्रण हेतु चार आदेश जारी किए थे। इस चार आदेश का मतलब यह ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण यानी बाजार नियंत्रण भी था, विद्रोह नियंत्रण भी था। तो विद्रोह नियंत्रण में यानी इसने नंबर 1 अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त की, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त की। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कर में वृद्धि की। और अमीर वर्ग के
मेल मिलाप पर भी इसने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और राजस्व भूकर में वृद्धि। तो यहां तक एक बार दोबारा देखें, अलाउद्दीन खिलजी था, 1296 से लेके 1316 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था और खलीफा का सत्ता को मान्यता देते हुए उसने एक उपाधि धारण की थी, यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन। और उसने गुजरात अभियान किया था। गुजरात अभियान के अंदर उसने एक व्यक्ति की सहायता मिलती है, इसका नाम है मलिक कफूर। इस मलिक कफूर की सहायता से वो दक्षिण भारत के अंदर प्रवेश करता है और वहां पे होलराय व देवराय दो प्रदेशों को भी जीतता है। और उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर के रूप में लिखवाया था। और उसने विद्रोह नियंत्रण, इसके जो कानून थे वो सबसे, इसके काल में सबसे ज्यादा कठोर कानून माने जाते हैं। और इस कठोर कानूनों में विद्रोह नियंत्रण उसने 4 आदेश जारी किए थे। उसमें से पहला था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कर में वृद्धि करना, और अमीर वर्ग के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगाना, और राजस्व भूकर में वृद्धि। इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे तो था एक विद्रोह नियंत्रण, और यहाँ पे 2 नंबर आता है आपका बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण की अगर बात करें तो नंबर 1 है, एक पद का इसने सृजन किया था, दीवान ए रियासत। इसका मतलब है व्यापार का नियंत्रक। नंबर 2 है मुहत्सिब। मुहत्सिब का मतलब था नापतोल या फिर जनसाधारण का रक्षक। दंडाधिकारी बाजार का नियंत्रक। बरीद ए मुमालिक, और इसका मतलब था गुप्तचर प्रणाली विभाग। तो दोबारा से देखोगे, इसने विद्रोह नियंत्रण हेतु 4 आदेश दिए थे, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कर में वृद्धि करना, अमीर वर्ग के मेल मिलाप पर प्रतिबंध इसने लगाया, राजस्व भूकर में वृद्धि, और उसके बाद में बाजार नियंत्रण आता है। बाजार नियंत्रण में दीवान ए रियासत बाजार का नियंत्रक था, और एक पद था यह दीवान ए रियासत व्यापार का नियंत्रक। मुहत्सिब आता है नापतोल या जनसाधारण का रक्षक। दंडाधिकारी आता है बाजार का नियंत्रक, और बरीद ए मुमालिक गुप्तचर प्रणाली का अध्यक्ष। इसके बाद 1301 ईस्वी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसके बाद में अगर बात करें तो इसने 1301 और 1303 1301 है। 1301 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जीता था।
रणथंभौर 1303 के अंदर इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 1303 के अंदर ही इसने अलाई किला, जिसे कहते हैं कोस ए गिरी, अलाई किला यानी कोस ए गिरी का निर्माण करवाया था। रणथंभौर 1301 में जीता। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद अलाई किला कोस ए गिरी का निर्माण करवाया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहां पे मैंने आपको पहला लिखा था दीवान ए रियासत व्यापार का नियंत्रक। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे, ये चीज जो बाजार नियंत्रण है सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। वापस से एक बार बोल देता हूं मैं, दीवान ए रियासत व्यापार का नियंत्रक, मुहत्सिब नापतोल या जनसाधारण का रक्षक, दंडाधिकारी बाजार का नियंत्रक, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर प्रणाली का अध्यक्ष। 1301 में रणथंभौर को जीता। 1313 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अलाई किला कोस ए गिरी का निर्माण करवाता है और 1316 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इसकी 1316 में मृत्यु होती है, इसका पुत्र जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह है, ये शासक बनता है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद शासक इसका पुत्र था। 1316 में इसकी जैसे मृत्यु होती है, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह इसका पुत्र जो है वो शासक बनता है और खिलजी वंश का। और इसके बाद में इसने बनते ही अपने आप को खलीफा घोषित किया और खलीफा घोषित करने के बाद इसने अपने पिताजी के जितने भी कठोर कानून थे, जितने भी कठोर कानून थे, उनको क्या कर दिया? सरल में परिवर्तित कर दिया और खलीफा अपने आप में खलीफा घोषित होने के बाद इसने एक उपाधि का धारण की थी। इस उपाधि का नाम था उल वासिफ बिल्ला है। तो यहां तक ध्यान रखोगे। एक चीज और बता देता हूं दोबारा से। और इसके बाद में खिलजी वंश का अंतिम शासक बनता है जिसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह है और इसकी हत्या कर देता है गयासुद्दीन तुगलक और भारत के अंदर तुगलक वंश की स्थापना होती है। 1301 रणथंभौर पर विजय प्राप्त। 1303 चित्तौड़ पर आक्रमण, अलाई किला कोस ए गिरी का निर्माण करवाया। 1316 मृत्यु हो गई, पुत्र जन्मा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह है, ये शासक बनता है। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया और खलीफा घोषित करने के बाद में अपने पिताजी के जितने भी कठोर कानून थे उनको सरल में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद में अपने आप ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था उल वासिफ बिल्ला है।
नसीरुद्दीन उसके बाद में खिलजी वंश का अंतिम शासक बनता है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह है, इसकी हत्या कौन कर देता है? गयासुद्दीन तुगलक, और भारत के अंदर तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश आ जाता है और यह 1320। यहां पर पहला शासक आता है आपका गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने सबसे पहले अगर बात करें तो तेलंगाना और एक तेलंगाना में एक राजा था जिसका नाम था प्रताप रुद्रसेन। एक आता है, मैं बताता हूं अभी, एक आता है बंगाल उड़ीसा, और एक आता है बंगाल। 3 याद रखोगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में तुगलक वंश की स्थापना करता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल सबसे पहले ये सैन्य अभियान आक्रमण जो करता है वो करता है तेलंगाना के ऊपर। तेलंगाना राजा रुद्रसेन, प्रताप रुद्रसेन के खिलाफ समक्ष। उसके बाद उड़ीसा में करता है, यहां पे भी ये विजय होता है, और ये यहां पे जो भेजता है अपने पुत्र जूना खां को। किसको भेजता है? जूना खां को। और उड़ीसा के अंदर यहां पे भी ये विजय प्राप्त करता है, और यहां पे भी किसको भेजता है? जूना खां को। यहां फिर जाता है और यहां इस सैन्य अभियान इस सैन्य अभियान से ये वापस लौट रहा होता है, और रास्ते के अंदर एक स्वागत समारोह है। स्वागत समारोह में शामिल होता है, और यहां पे लकड़ी के भवन से गिरने से मर जाता है। और यह मरता कब है? 1325 ईस्वी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहां से सुने, ये गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक 3 बातें याद रखनी है। तेलंगाना, राजा प्रताप रुद्रसेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण करता है, जूना खां को भेजता है, विजय प्राप्त होता है। उड़ीसा का विजय प्राप्त करता है जूना खां, इसका पुत्र था। बंगाल के अंदर सैन्य अभियान करके जब वापस लौट रहा होता है तब एक शादी यानी एक स्वागत समारोह में शामिल होता है 1325 ईस्वी में, और वहां पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है लकड़ी के भवन से गिरने से। इसके बाद में इसका पुत्र बनता है शासक, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, और मोहम्मद बिन तुगलक को कई नामों से जाना जाता है। जिसे कहते हैं
अंतर विरोधियों का विषमयकारी मिश्रण और दूसरा आता है अंतर विरोधियों का विषमयकारी मिश्रण और एक नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई नहीं। अंतर विरोधियों का विषमयकारी मिश्रण आता है और दूसरा इसे कहते थे, चलिए कोई बात नहीं। इसके 5 योजनाएं प्रसिद्ध है। नंबर 1, दोआब में करवर्दी, दोआब में करवर्दी और दोआब में करवर्दी के बाद में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई। नंबर 3 है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नंबर 4 है खुरासान आक्रमण और नंबर 5 है कारगिल की ओर अभियान। तो मोहम्मद बिन तुगलक है 1325 ईस्वी। अन्य नाम आता है आपका, एक तो अंतर विरोधियों का विषमयकारी और दूसरा नाम आता है रक्त का प्यासा। याद आ गया मुझे, रक्त का प्यासा। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का वर्णन मिलता है। सबसे बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का वर्णन करें। 5 योजनाएं हैं, दोआब में करवर्दी, देवगिरी को राजधानी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान आक्रमण, कारगिल की ओर अभियान। इसके बाद में अगर बात करें तो इस तुगलक वंश के बाद में एक सैयद वंश आता है भारत के अंदर, और सैयद वंश की स्थापना करता है खिज्जर खां। चौदह से लेके 21 तक रहता है कौन? खिज्जर खां। और खिज्जर खां ने ना तो क्या उपाधि धारण की, ना कुछ समाज सुधार का काम किया, और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक उसी प्रकार खिज्जर खां के बाद में 1421 से लेकर 1450 तक एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रहता है और ये सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम शासक। उसके बाद में लोधी वंश आता है, और लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 ईस्वी के अंदर।
बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध होता है बाबर का, और उस युद्ध को नाम देते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत की प्रथम लड़ाई। और ये पानीपत की प्रथम लड़ाई जो होती है ये होती है आपकी 1526 ईस्वी के अंदर। और इस पानीपत की लड़ाई के अंदर जो विजय होता है वो होता है बाबर। और बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहां तक कोई समस्या? सैयद खिजर खां 1414 से लेकर 21 तक खिजर खां रहता है। नाम मात्र का शासक था, कुछ भी काम नहीं किया, ना उपाधि धारण की, ना समाज सुधारक था, ना कोई सिक्के चलाए। मोहम्मद से आता है, यह भी ऐसे ही था। 1451 से लेकर 50 तक रहता है, 21 से लेकर 50 तक रहता है, कुछ भी काम नहीं किया, अंतिम शासक था। लोदी वंश आ जाता है 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा। इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो सबसे बढ़िया शासक माना जाता था। इसके साथ में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर के मध्य होती है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश है, मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में, अभी बता के आया हूं। कौन करता है? बाबर करता है। और बाबर ने पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। बाबर की अगर बात करें तो बाबर तैमूर का वंशज था और इसकी माता चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां के वंशज होने के साथ ही इस चंगेज खां के वंशज होने के कारण इस वंश को क्या कहते हैं? चंगुताई वंश के नाम से भी जाना गया। बाबर ने 1526 में तो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? बादशाह की। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक प्रथम था, वह एकमात्र था। पहला शासक माना जाता है कौन? बाबर। पानीपत की लड़ाई 1526 में होती है। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। बाबर व राणा सांगा के मध्य इस खानवा के युद्ध में विजय होने के उपलक्ष्य में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर क्या माना जाता है? प्रथम शासक माना जाता है। 1526, 27 और 1528 के अंदर एक चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित किया था।
1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था, और इस घाघरा के युद्ध के अंदर घाघरा का युद्ध लड़ा गया था अफगान व बाबर के मध्य। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में बाबर को आराम बाग में दफनाया जाता है, और आराम बाग में दफनाने के बाद बाबर को इसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया जाता है। मुगल वंश का एकमात्र शासक जिसने, पहला शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, मुगल वंश का एकमात्र शासक जिसको 2 बार दफनाया गया था, पहला आराम बाग में और दोबारा काबुल के अंदर। मुगल वंश की अगर स्थापत्य कला की अगर बात करें तो बाबर ने चारबाग शैली का निर्माण करवाया। बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने अपनी इस सारी घटना, एक आत्मकथा लिखी थी, अपनी एक पुस्तक लिखी थी, आत्मकथा जिसे कहते हैं तुजुक ए बाबरी। दोबारा लिख देता हूं इसको, तुजुक ए बाबरी, और ये लिखी थी तुर्की भाषा में। इसके बाद में मैं बाद में बात करूंगा, सुने, दोबारा से देख लो एक बार इसको। मुगल वंश 1526 बाबर पानीपत की लड़ाई के अंदर विजय होने के उपलक्ष्य में मुगल वंश की स्थापना करता है भारत के अंदर 1526 ईस्वी में। बाबर तैमूर वंश का वंशज था, माता चंगेज खान की वंशज थी, इसलिए इसको चंगुताई वंश के नाम से जाना जाता है। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा, बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस खानवा के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित किया था बाबर ने। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान व बाबर के मध्य। 1530 में मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में एकमात्र मुगल शासक जिसको 2 बार दफनाया गया था, प्रथम बार आरामबाग में, दूसरी बार किसमें, काबुल में। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो चारबाग शैली का निर्माण करवाता है कौन, बाबर। पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। बाबर की आत्मकथा जिसका नाम है, वहां पे लिख रखी है मैंने, तुजुक ए बाबरी, और इसकी जो भाषा थी वो सी तुर्की भाषा में लिखी थी। और इसी आत्मकथा को फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो ये आपका बाबर रहता है। चारबाग शैली याद रखोगे, पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण याद रखोगे, तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, सिंगल लाइनर पर्सन, तुजुक ए बाबरी। भाषा कौन सी है, तुर्की भाषा। फारसी का अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान ए खाना, बहुत ही बढ़िया वर्षन है।
बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर था। 27 में खानवा के युद्ध, 28 में चंदेरी के साथ मेदिनी राय को पराजित, 29 में घाघरा के युद्ध, 30 में मृत्यु, आरामबाग में प्रथम बार दफनाया, काबुल में दूसरी बार दफनाया। ये आपका रहेगा बाबर। बाबर का पुत्र हुमायूं 1530। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नए शहर, नए नगर की स्थापना की। दिल्ली के अंदर दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना करता है और इसी दिल्ली के दीन पनाह के अंदर एक शेरगढ़ नाम का पुस्तकालय था और इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरगढ़ की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। तब एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है लेनपुल नाम का व्यक्ति है। इसने हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, वह लड़खड़ाते ही मर गया। हुमायूं ने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध होता है और इस चौसा के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और पराजित होने के बाद भारत के अंदर इस मुगल वंश के बीच में किसकी स्थापना कर देता है, सूर साम्राज्य की स्थापना करता है। और इस चौसा का युद्ध होने के बाद अब देखो ये बीच में आ जाता है, ये शेरशाह सूरी, अपन इसके बाद में बात करेंगे, पूरा बात करेंगे। लेकिन हुमायूं वापस गद्दी के ऊपर बैठ जाता है कब, 1555 ईस्वी के अंदर। इस 1555 से पहले एक युद्ध और होता है जिसका नाम है कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, और इस युद्ध से भी हुमायूं को हारना पड़ता है। 1555 में वापस में हुमायूं क्या करता है, 1555 में वापस से कंधार काबुल को जीतता है और वापस से अपनी सत्ता संभालता है। दिल्ली के अंदर, अब इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जब
हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य ये चौसा का युद्ध होता है, तो यहाँ हारने के बाद में हुमायूं यहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद में जंगलों में चला जाता है, और जंगलों में चला जाने के बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शेख अली, और इस शेख अली की पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा। इससे क्या कर लेता है, ये विवाह कर लेता है। तो यह भी ध्यान रखोगे। दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, और इस मकबरा का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम की देखरेख में हुआ था। इस हुमायूं के मकबरे जो कारीगर, जो शिल्पकार थे, जिसका नाम था मिर्क मिर्जा ग्यास, इस हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हो रखा है। तो वापस से देखें, हुमायूं था, और हुमायूं दिल्ली के अंदर दीनबना नाम का नगर बसाता है, और इस दीनबना के अंदर एक शेरगढ़ था। शेरगढ़ पुस्तकालय था। शेरगढ़ की पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद व्यक्ति आता है जिसका नाम है लेनपुल। लेनपुल हुमायूं के बारे में लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, वह लड़खड़ाते ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु होगी। 1539 में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, और भारत के अंदर शेरशाह सूर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इस चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद में ये भाग जाता है, और भागने के बाद में जंगलों में चला जाता है, और चलते चलते एक व्यक्ति शेख अली की पुत्री से विवाह होता है जिसका नाम है हमीदा। 1555 दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम की देखरेख में इस मकबरे का निर्माण हुआ था। शिल्पकार था जिसका नाम था मिर्क मिर्जा ग्यास। दोहरे गुंबद द्वारा यह मकबरा है। हुमायूं के बारे में अगर बात करें तो इसकी एक पुस्तक है हुमायूंनामा। हुमायूं की घटनाओं, जितनी भी घटनाएं हैं, ये हुमायूंनामा में उल्लेखित है। और हुमायूंनामा की रचना की थी हुमायूं की बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा वहां पे था तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा का नाम, और हुमायूं की कथा का नाम है हुमायूंनामा। बहन गुलबदन बेगम के द्वारा इसकी रचना होती है। और हुमायूं 1555 के अंदर वापस से क्या करता है, इस राजगद्दी के ऊपर बैठ जाता है। तो याद रखोगे इतना। 1500 से चौसा का युद्ध, सूर साम्राज्य की स्थापना होती है, दिल्ली का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शिल्पकार मिर्क मिर्जा ग्यास, और दोहरे गुंबद का प्रयोग, हुमायूंनामा, बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे।